Hello students, good afternoon to all. So basically you all are ready for your JEE Main second attempt that is scheduled from 1st of September 2020 to next 5 days. So you all have prepared for last 1 year or 2 year, whatever program you are following, and we are very much confident that all of you are well prepared for the exam that you will be appearing for. So basically आपका जो एग्ज़ाम है along with all the subject knowledge that you have, इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में एक जो स्पेसिफिक बात आपको ज़रूर अपने ध्यान में लेकर चलनी रहेगी वो यही है कि इससे पहले जितना भी आप लोगों ने डिस्कशन सुन रखा है एग्ज़ाम से रिलेटेड, लाइक पोस्टपोनमेंट की बातें या फिर ये सब स्पेक्यूलेशन कि एक बार फिर से सितंबर का अटेम्प्ट पोस्टपोन हो जाए, ये सब जो न्यूज़ था इसमें क्या होना चाहिए था क्या नहीं होना चाहिए था, अगर किसी टाइप का लॉजिक आपके भी मन में चल रहा है तो सबसे पहला रिकमेंडेशन हर एक मेंबर्स को है कि उन बातों से अपने आप को फुल्ली कट कर लो. दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी, दैट इज़ द बेस्ट प्लान दैट इज़ रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. आप जब शांत मन से अपने पूरे नॉलेज को एक्सप्लोर करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपका बेस्ट पोटेंशियल बाहर निकल करके आ रहा है. इसलिए ये मेंटल पीस जो है, मानसिक शांति जो है बहुत ज़्यादा नीडेड है हर एक मेंबर्स को जो इस बार का जेईई मेंस या नीट वगैरह के एग्ज़ाम्स के लिए अपियर होने जा रहे हो. सो आज हमारे साथ बात करने के लिए दक्षिणा के पीसीएम के टीचर्स अपने साथ अवेलेबल हैं. मैं सबसे पहले शॉर्टली इंट्रोड्यूस करा देना चाहूँगा. हमारे जस्ट बगल में अरविंद सर जो केमिस्ट्री टीचर हैं, उसके बाद बैठे हुए हैं फिजिक्स सर, मनीष सर और साथ में हमारे मैथ्स प्रशांत सर हैं. सो ये तीनों लोग जो हैं थोड़ी सी बातें सब्जेक्ट स्पेसिफिक करी जाएगी और उसके बाद आखिरी में बाइंड अप के तौर पे आप लोगों को इंटायर दक्षिणा टीम की तरफ से सारे टीचिंग फ्रेटर्निटी एज वेल एज सारे मैनेजमेंट स्टाफ के बिहाफ में बेस्ट विशेस कन्वे करने का प्रयास रहेगा. सो सबसे पहले मैं माइक को ट्रांसफ़र करता हूं अरविंद सर को जो अपना केमिस्ट्री टीचर हैं. सर प्लीज़. हेलो बच्चों, तो पूरे लंबे समय के बाद हम लोग जो है इंतज़ार के बाद ये हम लोग जेईई मेंस एग्ज़ाम जो है शेड्यूल हुआ है, एक पर्टिकुलर डेट आपको मिल चुका है. तो जैसे सर ने बताया कि आपको उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है जो अभी तक आपके लिए बना हुआ था स्पेकुलेशन का कि जो है क्या क्या चीज़ें होंगी, एग्ज़ाम होगा कि नहीं. अब मान के चलिए कि आप एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आपको कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलने वाला है. अब बात करते हैं कि किस तरीके से आपका पेपर में अप्रोच होना चाहिए. थोड़ा इस चीज़ को आप ध्यान में रखना कि जो शुरू का आवर्स है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, वो दिशा तय करता है कि आगे आपका मार्क्स ओवरऑल कितना होने वाला है. तो फर्स्ट आवर थोड़ा सा आप स्पीड रख सकते हो, बिकॉज उसमें क्या है कि आप सेलेक्ट करोगे उस क्वेश्चंस को जो आपके लिए आसान होगा, चाहे वो फिजिक्स हो जाए, केमिस्ट्री हो जाए, मैथ्स हो जाए. उन सभी में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे आउट ऑफ 25 प्रॉब्लम्स की लेवल होगा वो आपका इजी टू मॉडरेट होगा. तो उसको आप क्या कर सकते हो, प्रायोरिटी बेसिस पे पहले कर सकते हो ताकि आपको थोड़ा सा फर्स्ट आवर्स में कॉन्फिडेंस मिल जाएगा और जैसे ही आप कॉन्फिडेंस मिल जाएगा सेकेंड आवर्स में वो आपको बूस्टअप करने का काम करेगा. उस केस में क्या है कि आप जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले पार्ट पर जा सकते हो और उस पर वर्क कर सकते हो और मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो. लास्ट आवर जो कि हमारे लिए बेसिकली रैंक के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हम लोग को अच्छा रैंक लाना है तो उस केस में आपको लास्ट आवर्स में ऐसे फोकस रखना है कि ताकि आप उसमें जितना मैक्सिमाइज़ कर सको अपने मार्क्स को. उस बेसिस पे देख लो आप जो क्वेश्चंस आपने किया हुआ है उसमें कहीं एरर तो नहीं है, उसको क्रॉस चेक करो, एक बार मल्टीपल चेक करते जाओ और उस क्वेश्चंस में अगर लगे कि इसमें हमारा जो है थोड़ा बहुत डाउटफुल है, 75% ही कॉन्फिडेंस है कि वो क्वेश्चंस जो है करेक्टली हो सकता है, उसको एक बार जो है आप देख सकते हो. सभी पेपर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती है, अगर क्वेश्चन आते हैं, बट जितने आप कॉन्फिडेंस हो उसी को ट्राई करो, मिनिमाइज़ करो उसमें कि हाँ ऐसा ना हो कि आप जो है अटेम्प्ट करते गए और जो है आपका निगेटिव मार्क्स आ गया. तो निगेटिव आपको ध्यान में रखना है कि जो है ज़्यादा निगेटिव मार्क्स ना हो. जहाँ तक बात रही एक और जो है कंसर्न रहा जेईई मेंस जनवरी का अटेम्प्ट था उसको लेकर कि जो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ था जिसमें न्यूमेरिकल टाइप के प्रॉब्लम्स रखे गए थे. हम लोग का 30 क्वेश्चंस के बेसिस पे प्रैक्टिस बना हुआ था, लेकिन अब क्या है कि जो है उन्होंने क्वेश्चन रिड्यूस किया हुआ है तो सेम लेवल पे हम लोग को टाइम भी उसको देना पड़ेगा. पहली बात कि अगर आप कर रहे हो सिंगल करेक्ट क्वेश्चन को तो प्रॉपरली उसको आप अटेम्प्ट करते जाओ. लेकिन ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ 5 अगर एक सब्जेक्ट के लिए रखा गया इंटीजर टाइप के क्वेश्चन तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो इजी होंगे, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होंगे. तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि उन क्वेश्चंस पे कर सकते हो, थोड़ा से जो कैलकुलेटिव हैं उनके लिए आप बाद में जो है दोबारा आके पेपर पे सॉल्व कर सकते हो. लेकिन हाँ उस क्वेश्चन को भी आपको टाइम देना पड़ेगा सफिशिएंट, क्योंकि अब मान लो आप उसी तरीके से सिंगल करेक्ट क्वेश्चन के टाइप से ये अप्रोच रखोगे तो इन दैट केस
थोड़ा सा हो सकता है आपको निगेटिव मार्क्स की तरफ ले जाएगा। तो आप ध्यान रखो कि जब आप इंटीजर टाइप के प्रॉब्लम करो तो आप उस मैनर में करो कि आप जो है उसको करेक्ट आंसर तक ले जाओ, ठीक है। न्यूमेरिकल टाइप का है तो जो है सिंगल या डबल डिजिट के भी क्वेश्चंस रहेंगे, आप प्रैक्टिस कर चुके हो, उस पर प्रैक्टिस किए होगे तो वो आपको पता होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड जो हमारे केमिस्ट्री में होता है। जनरली देखोगे आप कि कुछ नहीं तो अगर 25 क्वेश्चन है तो आउट ऑफ 25 क्वेश्चन आपको 5 to 6 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे डायरेक्टली मेमोरी बेस्ड होंगे। अगर देखा जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं होगी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिससे आप देखोगे कि जनवरी का अटेम्प्ट अगर मैं खुद आपके सामने एनालिसिस रखाऊंगा तो वो चीज़ें आपको देखने को मिला होगा कि हर पेपर के अंदर 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो एक चैप्टर ये इंपॉर्टेंस रखा था और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेम इंपॉर्टेंस रखे ये हमारे सितंबर वाले अटेम्प्ट में। तो वो चैप्टर को आप ध्यान में रख सकते हो, उसके जो देख लो कि कौन किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सिलेक्टिवली उसको जो है आप स्टडी करते जाओ, एग्जांपल्स देख लो एनसीईआरटी के। रही बात जो अदर जो क्वेश्चंस हैं मॉडरेट टाइप के ही थे इस बार भी, तो उस पर अटेम्प्ट डालो। 1-2 क्वेश्चन जो डिफिकल्ट थे वो इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चन में बेसिकली रखे गए थे, तो वो उसके लिए आप जो है टाइम बाद में भी दे सकते हो जैसे ही आपको टाइम मिलता है। तो ये ओवरऑल रही, जो भी चैप्टर्स आपको लगेगा कि इस चैप्टर से मार्क्स लाए जा सकते हैं उसको जस्ट एक क्विक ब्रशअप की तरफ देखते जाओ, क्विक ब्रशअप करते जाओ। चीज़ें जो है जो भी आसान लगे, फॉर्मूलेज वगैरह जो फिजिकल्स केमिस्ट्री के हैं, इनऑर्गेनिक के कुछ रिएक्शंस अगर आप जो है टेक्स्ट बुक से देख कर जाते हो एनसीईआरटी के तो वो भी बेहतर होगा आपके लिए। और साथ साथ ऑर्गेनिक की बात करें तो उसमें आप रिएक्शन जो नेम रिएक्शंस हैं उससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन तो आते रहते हैं, तो उस पर भी आप ध्यान देकर एक बार जा सकते हो, ठीक है। तो ये ओवरऑल केमिस्ट्री के तरफ से है। अब जो है आगे आप सुनिए फिजिक्स सर से। हेलो बच्चों, तो काफ़ी सही चीज़ है ना, नहीं जिसकी 2 साल से और या फिर 1 साल से आप जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, अब उसका टाइम आ गया। थोड़ा सा आपको अभी घबराहट हो रही होगी कि सर कैसा होने वाला है, तो वो होना भी लाजमी है, वो सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि आप भी कुछ फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो तो आपको बताई ही दी गई कि आपको किसी तरीके का डबल माइंड नहीं रखना है, सिंगल माइंड के साथ में चलना है कि एग्ज़ाम हो रहा है और हमें उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। अब देखिए कि जो अगर हम एनालाइज़ करें, थोड़ा जनवरी वाले पेपर को फिजिक्स के हिसाब से एनालाइज़ करें, तो मेरा मानना ये है कि अगर किसी बच्चे ने कोई चैप्टर किया है तो उसका सवाल उसको आसान लगेगा ही लगेगा। अगर मान लीजिए कोई चैप्टर आपने कभी देखा ही नहीं या फिर उसको आपने क्लास में सुना ही नहीं, उसके सवाल आपको लग सकता है सर ये सवाल टफ था, पर जो आपको देखा हुआ है वो सवाल आपको आसान लगेंगे। इससे मैं क्या कंक्लूड करना चाह रहा हूँ बच्चों, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपका कोई चैप्टर पुराना किया हुआ है, मान लीजिए मैंने साउंड वेव किया हुआ है पर मेरे पास अभी टाइम तो नहीं है सर, अभी तो एग्ज़ाम आने वाला है, मैं उसको रिवाइज़ नहीं किया, क्या करूँ मैं उसका, तो बेटा एक बार फॉर्मूले देख के चला जाओ उसके। कई बार क्या होता है कि जेईई मेंस में आप देखेंगे ना, जैसे 25 प्रॉब्लम्स है उसमें से 17 to 18 प्रॉब्लम बिल्कुल हलवा प्रॉब्लम रहती है, बिल्कुल आसान प्रॉब्लम रहती है। आपको फॉर्मूला पता है, थोड़ा सा उसकी नॉलेज है तो काम हो जाएगा। तो आप जो भी चैप्टर्स आपने नहीं किए हैं उनके अगर आपको लगता है सर थोड़ा टाइम है, मैं हाफ एन आवर उसको डिवोट कर सकता हूँ, मैं ये नहीं पूरा रिवाइज कर ले, हाफ एन आवर डिवोट कर सकता हूँ, तो उसके मिनिमम फॉर्मूले देख के चला जा। और ये जो हमारे पास फिजिक्स के अंदर जो टॉपिक्स हैं जो सिर्फ जेईई मेंस के अंदर आते हैं, जैसे कि ईएम वेव से एक सवाल आने के पूरे चांस है, सेमीकंडक्टर से एक सवाल आएगा ही आएगा आपके पास, मैग्नेटिज्म वाले पार्ट से मे भी आए ना आए पर आने के चांसेस रहते हैं। पर जैसे ईएम वेव और सेमीकंडक्टर ये दोनों चैप्टर से ढंग से देख के जरूर चले जाना, इनसे एक सवाल पक्का मिल जाएगा हमें। और कम्युनिकेशन है, ये सब जो जेईई मेंस वाले टॉपिक थे इनको अगर आपने पहले किया था तो एक बार थोड़ा देख लीजिएगा। इसके रिवीजन वीडियोज़ भी आपके साथ शेयर किए गए हैं, वो आपको थोड़ा हेल्प कर देंगे। तो आपको ये सब, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप जितना चीज़ें आप कर चुके हैं उसका मैक्सिमम फ्रूट बच्चों हमको उठाना है। और मैक्सिमम फ्रूट उठाने का तरीका क्या है कि एक बार आपका देखा हुआ हो। बिकॉज होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैं एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मेरा पढ़ा हुआ था पर मैं रिवाइज़ करके नहीं गया ना, अब एग्ज़ाम में आएगा तो मेरे दिमाग में सबसे पहले पिक्चर बनेगी कि तू इसको रिवाइज़ करके नहीं आया, अब ये सवाल तेरे बस का नहीं है। तो वो चीज़ दिमाग से हटाने के लिए मिनिमम आप एक बार देख लेंगे तो दिमाग की बात समझ लेगा, नहीं तुझे कुछ तो आता है, तो जैसे ही तू पढ़ेगा तो सवाल आसान दिखाई देगा और ईजिली तू उसे कर सकता है। सेकंड बात एक है ना, प्रैक्टिस में नहीं छोड़नी है। अभी जैसे लास्ट टाइम में लोग क्या करते हैं, सिर्फ रिवीजन, तो पिछले लास्ट के 3-4 दिनों से लोगों ने सवाल ही नहीं अटैम्प्ट किए। उससे क्या होता है कि आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपका ब्रेन कैलकुलेशन करने के हैबिचुअल नहीं है पिछले 3-4 दिनों से, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा उसके हिसाब से एडजस्ट होने में। तो आप क्या करेंगे, आप जैसे आज का टाइम है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 2 घंटे डिवोट करो, 3 घंटे डिवोट करो। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आप रिवाइज कर चुके हैं, तो आप एक पेपर पूरा लीजिए और पेपर सॉल्व कर लीजिए। और अगर नहीं सर हमें रिवाइज करना है, टाइम थोड़ा कम है, तो बच्चों कम से कम 10 से 15 सवाल आप रोज़ लगाते रहिए। क्लियर। और ऐसा नहीं नए सवाल मत लगाइएगा, कहीं ऐसा ना हो आपने सवाल लगाया, जैसे मुझे कल मेरा एग्जाम है सर, आज रात को मैं सवाल लगा रहा हूँ, वो सवाल ही फंस गया, फिर वो दिक्कत है। तो आपके जो लगे हुए सवाल थे उनको ही आप चाहे वापस लगा लें, पर वो दिमाग थोड़ा सा कैलकुलेशन का हैबिचुअल रहना चाहिए,
वो अगर ब्रेक टूट जाएगा ना बच्चों, तो अगले 10-15 मिनट आपको उसी के अंदर मतलब रमने में लग जाएगा, हाँ हमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा सही होना है। ठीक है, तो ये आपको बताया गया है कि आप सवालों की प्रैक्टिस साथ साथ में थोड़ी थोड़ी करते रहेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं कि सर हम अगर हम पेपर में चले जाते हैं तो वहाँ पे क्या है। देखिए, मेरा मानना ये है कि जेईई मेन के अंदर सब्जेक्ट फेवरेटिज्म, चैप्टर फेवरेटिज्म नहीं चलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि, इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए अगर आपने ये 2 साल तक आपका फिजिक्स फेवरेट रहा और ऐसा हो सकता है कि इस बार जेईई मेंस के अंदर फिजिक्स की बजाय मैथ इजी आ गया, तो ऐसा हो सकता है आपका फिजिक्स फेवरेट था पर आप मैथ में ज़्यादा स्कोर ले आए। मेरी बात समझ रहे हैं? हमें सवालों से लड़ना नहीं है, हमें उन्हें सोल्व करके निकलना है। हर एक सवाल 4 नंबर का ही है, चाहे वो कोई भी चैप्टर का हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो। तो ये मैटर बिल्कुल नहीं करता कि भाई साहब मेरे पास सर इलेक्ट्रोस्टैटिक का सवाल टफ था पर मैंने कर दिया, वाह क्या बात है, मुझे एनआईटी वो वाली दिलवा दो, तो कुछ नहीं होगा भाई। तो हमें आसान सवाल ढूंढने हैं, उनका शिकार करना है और आगे बढ़ना है, यही मेंटेलिटी लेके जानी है। सवाल स्किप करने में हिचकना नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपकी एज में बच्चे नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए मुझे दिखाई दिया एनएलएम का सवाल और मुझे पता है सर एनएलएम का सवाल टफ है, पर मुझे ये नहीं सर मैंने सही ढंग से पूरा होमवर्क किया, पूरा शीट किया, अपने एनएलएम लगा के जाएंगे मास्टर की इज्जत का सवाल है, ऐसा नहीं करना है। और जो लग रहा है सवाल टफ है स्किप कर दे। ये स्किप करने की कला अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के लिए। तो बच्चों, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स करने हैं, इस बात पे ध्यान रखिएगा। और आप विश्वास मानिए, आपका एक सही डिसीजन, मतलब आपने मान लीजिए एक सवाल को स्किप करके उसके बजाय 2 आसान सवाल कर लिए, तो वो आपकी रैंक में 10 से 12,000 तक का गैप क्रिएट कर सकता है। और 10 से 12,000 कुछ भी डिसाइड कर सकता है, ब्रांच, कॉलेज, कुछ भी डिसाइड कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, दिमाग में एक ही लेके चलिए कि हमें मैक्सिमम स्कोर करना है। और ऐसा भी मत प्लान कीजिएगा कि हमें 200 नंबर करके, मतलब हमें 200 नंबर का करके आना है, 250 करके आना है। दिमाग के अंदर ये स्कोर मत लेके जाइएगा, उससे क्या आता है दिमाग में एक प्रेशर रहता है, अच्छा इतने करना था, अच्छा इतना नहीं हुआ, चलो ये कर लेते हैं। दिमाग को बिल्कुल फ्री लेके जाना है। दिमाग को बस इतना कहना है कि बेटर तू जितना जानता है उसका बेस्ट दे आ, और अगर तू वो बेस्ट दे आया ना तो तेरा अच्छा रैंक आना ही आना है, ये निश्चित है, क्योंकि तूने मेहनत की है। क्लियर? तो मेरा बस यही है कि अपने आप पे विश्वास रखना, किसी को कॉपी करने की कोशिश मत करना। आप कोई कितना ही बढ़िया जीरोक्स क्यों ना निकाल लें, कितनी बढ़िया मशीन से, बिकॉज पर वो जीरोक्स हमेशा जीरोक्स ही रहेगा, कभी ओरिजिनल नहीं बनेगा। तो जो आप ओरिजिनल हैं वो आप अपने साथ रखिए। आपने जो स्ट्रेटेजी फॉलो की थी वैसे स्ट्रेटेजी के साथ चलते रहिए। आपको लग रहा है नहीं सर इसमें थोड़ा बहुत चेंज मैं चाहता हूँ, तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जरूर रखना बच्चों, उसे नहीं खोना है। ठीक है, तो आइए अभी हम बात करते हैं मैथ सर से, प्रशांत सर से, वो आपको कुछ एडवाइस करेंगे। हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अब जैसा कि अब हमारे पास एग्ज़ाम्स जो हैं, हम 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे, बहुत करीब आ गए, तो थोड़ा बटरफ्लाइज इन स्टमक वाली चीज़ तो हो ही गई होगी। लेकिन हमें क्या करना है, सबसे पहले तो उन बटरफ्लाइज को कम करना है आपको एग्ज़ाम के 1 दिन पहले। एग्ज़ाम के जो 1 दिन के पहले का समय है, जिस भी शेड्यूल में आपका एग्ज़ाम है उस शिफ्ट से 1 दिन पहले का जो टाइम है, उस दिन आप प्रॉपर नींद लीजिए और रिलैक्स करिए। वो पूरा डे आप रिलैक्स कर सकते हैं, आपके पास अच्छा खासा समय है। आप कई बार होता है कि लोगों को नींद नहीं आई, क्योंकि हमें पता है बिल्कुल ऐसा ह्यूमन नेचर है, इसमें कोई आपकी गलती नहीं है और किसी की भी गलती नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि लास्ट मोमेंट है, कुछ और देख लें, हो सकता है कुछ और भला हो जाए मेरा, तो विश्वास मानिए उससे लास्ट मोमेंट में ऐसे ही भाग दौड़ करने पे जस्ट 1 दिन पहले जो आपने किया उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है, कई बार नुकसान ही हो जाता है। और अगर आप रिलैक्स्ड नहीं रहेंगे तो एग्ज़ाम में आप जो कहते हो कि सिली मिस्टेक हो गई सर जी, तो वो सिली मिस्टेक्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कहीं कहीं पे कैलकुलेशंस हैं या फिर कोई आपसे जो सिली मिस्टेक्स होती रहती हैं, उनको एक बार को ध्यान रखना है कि वैसी चीज़ें आपसे रिपीट ना हो। और जहाँ तक कैलकुलेशंस की बात है, कई लोग कहते हैं कि कैलकुलेशन में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, तो कुछ पॉजिटिव का निगेटिव कराए, या फिर कुछ ऐड करना था सब्ट्रैक्ट करके आंसर लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन में गलती कर दी, कुछ भी इस तरीके का चीज़ें कर दिया। तो ऐसी चीज़ों में कई बार आपके लिए बेनिफिशियल ये है कि आप अगर रिलैक्स्ड माइंडसेट के साथ, अगर उसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप 15 सेकेंड्स या 20 सेकेंड्स और एक्स्ट्रा आप उसको डोनेट करना चाहेंगे कैलकुलेशन पोर्शन को, तो आप ज़्यादा अच्छा उसमें कॉन्फिडेंस के साथ आप बता सकते होगे एक ही बार में कि हाँ ये मैंने जो प्रोसेस किया है वो बिल्कुल सही किया है। ठीक है, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं आप मार्क करते जाना। साथ ही साथ कई बार कई लोगों से ऐसा भी होता है कि लोग सोचते हैं कि हम लास्ट में कुछ मार्किंग बाद में करेंगे, तो उससे कई बार लोगों से मिस हो जाती हैं। तो वैसे तो ऑनलाइन सीक्वेंस में इसके चांसेस कम है, क्योंकि आपको साथ साथ दिख ही रहा है सब कुछ, तो आप बेहतर रहेगा
आप स्किप ना करें, ऐसा ना करें कई लोग कि पेपर पे लिख लिया बाद में मार्क करेंगे, ऐसी वाली चीज़ ना करें, ठीक है। उनको साथ साथ आंसर की इसको मार्क करते जाएं, ठीक है। और एक दिन पहले आप जितना रिलैक्स कर सकें करें, नींद लें, प्रॉपर चिल करें, म्यूज़िक व्यूज़िक सुने, थोड़ा हल्के मूड में पूरा दिन गुजारें। और जो लास्ट के आपके 1-2 दिन हैं उनमें उनके पहले वाले उन दिनों में आप चाहें तो जो आपके पास जो फॉर्मूले थे, जो चैप्टर जैसे स्टैटिस्टिक्स हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, इनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स या फिर हैं उनके एक बार को आप जो भी शॉर्ट नोट्स टाइप के हों या फिर नोट्स हों वो एक बार पन्ने पलट लीजिएगा। बाकी फॉर्मूले रिवाइज करिए, कोई नए क्वेश्चन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी को लगता है कि आपको क्वेश्चंस थोड़े और करने चाहिए तो लास्ट के 3 दिनों में नए क्वेश्चंस तो नहीं, लेकिन उसके पहले आप पेपर वगैरह से रिलेटेड कोई जो आपके पुराने पेपर कराए गए, इधर जेईई मेन वगैरह के पेपर्स भी आपको कराए गए, उनमें आपके कुछ डाउट्स हो रहे हों, उन सब से रिलेटेड एक बार चीज़ें देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पे मुझसे मिस्टेक्स हुई थी। लेकिन लास्ट 2 से 3 दिनों में अपने आप को मैक्सिमम चीयरफुल रखना है। हमें अपनी कमियों पे नहीं, अपने कॉन्फिडेंस पे भरोसा रखना है कि हम हाँ ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप कर सकते हैं वो मेंस के लिए ज़रूरत से ज़्यादा है और आप अच्छा उसमें स्कोर कर सकते हैं। तो जितना फ्री माइंड के साथ आप एग्ज़ाम में अपीयर होंगे उतना ही बेहतर आप करके आएंगे। अपनी सेफ्टी का ख्याल रखिएगा, सिचुएशन कुछ इस तरीके की है तो उसका ख्याल रखिएगा और उसके साथ एग्ज़ाम में अपीयर होइएगा। तो अब मैं एक बार को फिर से रवि रंजन पांडे सर को एक बार को माइक ट्रांसफ़र करना चाहूँगा आगे की चीज़ों के लिए। ओके, सो थैंक यू सर सबसे पहला पार्ट कवर करने के लिए। थोड़ा सा पॉइंट्स हम लोग जो हैं ट्रैवल गाइडलाइंस के एस्पेक्ट में, ऑल्दो कल ढेर सारी बातें उस डायरेक्शन में करी गई थी, उसका समरी ये है कि एक तो तुम अपना ट्रैवल अरेंजमेंट प्रॉपरली कर लेना और दूसरा जो एडमिट कार्ड, फ़ोटो, ये सारी चीज़ें हैं, पेन वगैरह सबका सब एक पास अपने साथ रख लेना। ट्रैवल पार्ट में एक चीज़ और जो थोड़ा ऐड करना चाहेंगे, कोई भी इंडिविजुअल जो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर का डिस्टेंस के लिए जा रहे हो, लेट्स से कि अगर तुमने प्लान करके रखा है कि तुम बाइक से निकलने वाले हो, तो भगवान ना करे बट अपने साथ एक प्लान बी के जैसा लेकर के बढ़ना। प्लान बी इन द सेंस कि अगर 50 किलोमीटर के बाद कहीं अनफॉर्चुनेटली गाड़ी को कुछ हो गया तो तुम्हें ये ज़रूर ध्यान में होना चाहिए कि कौन सा सेकंड पर्सन है जिसको मुझे कॉल करना है, वो तुरंत से बाइक लेकर आ जाए और मैं जिसके साथ आगे बढ़ सकूं। कहने का मतलब ये है कि उस इंसान के साथ आप ट्यून्ड रहो, एक बार कॉल करके बात कर लिए रखो अपना जर्नी स्टार्ट करने से पहले। दूसरा पॉइंट ये है कि आप में से कोई भी इंडिविजुअल, मैं तीनों लोकेशन की बात कर रहा हूँ, बेंगलोर, हैदराबाद, वैली, तीनों जगह से कोई भी बच्चे अगर किसी भी टाइप का ट्रैवल अरेंजमेंट में असिस्टेंस रिक्वायर्ड है, असिस्टेंस इन द सेंस गाइडेंस पार्ट तो मुझे भरोसा है कि आप सब लोगों को पता होगा, गाइडेंस के अलावा अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस की भी कुछ नीड होगी, किसी भी इंडिविजुअल को होगी, तो आप एक बार के लिए ज़रूर अप्रोच करना। अगर वो नंबर्स 1-2 लोगों को रहेगा तो हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे अरेंज करने की कोशिश करेंगे। अगर ज़्यादा लोगों का होगा तो और एलुमनाई लोगों को या फिर ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड पे, बट कोई भी पर्सन फाइनेंशियल एस्पेक्ट में पैसे की कमी की वजह से एग्ज़ाम सेंटर को नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऐसा मत करना। आप में से कोई भी लोग जो इसको सुन रहे हो, अगर आप भी किसी फ्रेंड को जानते हो जो कि इस रीजन से छोड़ रहा है, तो प्लीज़ आप उसको ये मैसेज ज़रूर कन्वे करना कि आप एक बार सर से कॉन्टेक्ट कर लो, मे भी कुछ अरेंजमेंट किया जा सकता है, इस टाइप की बातें। एक मैसेज वैसे लोगों के लिए जिसका कि फर्स्ट अटेम्प्ट का परफॉर्मेंस बेटर रहा है, वो लोग या फिर जो लोग केवल एडवांस पे फोकस कर रहे हो, उन लोगों को भी ये बात ज़रूर समझाना चाहेंगे कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का जैसा भी रैंकिंग रहा है, इस बार आप ज़रूर जाओ और अपना परफॉर्मेंस बेटर करने की कोशिश करो, स्पेशली उस सब्जेक्ट में जो कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में बेटर नहीं हो पाया था। इस तरह से कोई भी मेंबर जिसे किसी भी टाइप का प्रॉब्लम फील हो रहा होगा एग्ज़ाम देने जाने के लिए, प्लीज़ एक बार जरूर कांटेक्ट करना, सो दैट कि आपके लिए अगर कुछ पॉसिबल हो पाए तो हम लोग उसका अरेंजमेंट कर सकें। ठीक है, अब सम अप हिस्सा में, फाइनल पार्ट में हर एक टीचर से रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों के लिए फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट कि आपके लिए बेस्ट विशेज़ एक्सप्रेस करें। वो बेस्ट विशेज़ आपके लिए सचमुच में बहुत बढ़िया रहे, आपके साथ एग्ज़ाम हॉल तक कवर हो। मैं अपने से ही स्टार्ट कर लेता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। रख हौसला, वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, ना थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड नाउ आई वुड लाइक टू ट्रांसफ़र टू अरविंद सर।
जो ये जेई मेंस का एग्ज़ाम भी आप उसी तरीके से ध्यान में रखो जिस तरीके से आप जेई एडवांस के लिए रखोगे। इन दोनों में डिफरेंस नहीं है। आप एक अगला पड़ाव के लिए जा रहे हो, जेई एडवांस के लिए भी जाओगे तो इन दैट केस ये आपको कॉन्फिडेंस ही देगा। तो जेई मेंस को उतना कैजुअली नहीं लेना है, आपको उसी तरीके से आपको देना है ताकि ये कॉन्फिडेंस बूस्टअप करे आपको जब भी जेई एडवांस के लिए बैठो, ताकि ये आपको रिफ्लेक्ट करेगा कि आपने अच्छा मेहनत किया था और उसका रिजल्ट मिला। 2 साल का मेहनत था। आपके साथ जो है और के भी सपने जुड़े रहते हैं। हमारे टीचर्स जो हैं हमारे साथ में, उनका भी सपना जुड़ा हुआ होगा, आपके पेरेंट्स का भी सपना जुड़ा होगा और उस सपनों पे जो है उम्मीद है कि आप उस सपनों पे खरे उतरोगे। तो जो है उसी के साथ ऑल द बेस्ट। आप एज यूजुअल जैसे आप करते आए हैं अच्छा, उससे बेहतर करें, जेई मेंस में एक अच्छा रैंक लेकर आएँ। तो बहुत सारी शुभकामनाएं मिल रही है आप लोगों को। हाँ, तब तो बढ़िया करना ही है आपको। देखिए एक चीज़ का और, जैसे ना आपको प्रेशर मत रखना दिमाग के ऊपर ना, ऐसा ना हो कि आपसे 2 सवाल नहीं हुए, अब आपके दिमाग में अपने फादर की इमेज आ रही है, अच्छा मेरे फादर के सपने थे, मैं इंजीनियर बनता, वहाँ जाता, अब 2 सवाल नहीं हुए, क्या हो गया। बिल्कुल न्यूट्रल रहना है, कोई इमोशनल सेंटी आपका साथ लेके नहीं जाना है, बिल्कुल न्यूट्रल रहना है। एक सवाल, मान लीजिए एग्जाम में आपको हर एक चीज़ हराने की कोशिश करती है, हर एक सवाल चाहता है कि वो आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश करे, पर आपको टूटना नहीं है। जैसे आपको दिक्कत महसूस हो, आप मुस्कुराइए, आप बोलिए सवाल तुझे मैं नहीं करूँगा, निकल जा नालायक यहाँ से, दूसरे बच्चे बढ़ जाए। तुझे अपना कॉन्फिडेंस लैक नहीं होने देना बच्चे, किसी भी कंडीशन के अंदर। कोई भी टफ है, जैसे हमारे राष्ट्र में 5 मिनट बचे हैं तो लोग ऐसे घबराते हैं, और 5 मिनट बचे क्या, और कोई बात नहीं है, 5 मिनट बचे, 5 मिनट में कर लेंगे सर, अभी 2 मिनट में, ठीक है 2 मिनट में कर लेंगे, 1 मिनट, 1 मिनट में कर लेंगे, क्या हो गया। तो घबराना नहीं है, आपको हर एक चीज़ तोड़ने की कोशिश करेगी, आपको टूटना नहीं है। आपके दिमाग में बहुत सारे प्रेशर्स आएंगे, बहुत सारे थॉट्स आएंगे, उन सब थॉट को बोल निकल, अभी तेरे पास तेरे लिए जगह नहीं है, बाद में आना कभी। क्लियर। तो आपको कोई दिक्कत हो रहा है, कोई सवाल फंस जा रहा है, तो आप उसको मुस्कुरा के छोड़ दो, चल तुझे छोड़ दिया, कोई और मिलेगा, उसके बाद चले जाएंगे। बात समझ में आई? तो ठीक है बच्चों, तो मेरे हिसाब से अगर आप बिल्कुल फ्री माइंड से जाएंगे, टेंशन नहीं लेंगे, तो ऑब्वियसली आपने जो मेहनत की है उसका बेहतरीन रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो पांडे सर ने भी एक शायरी सुनाई, मैं भी एक शायर से ख़त्म कर लेता हूँ। तो कि मेहनत का पाया अल्प नहीं होता, मेहनत का पाया अल्प नहीं होता, जो अधूरा रह जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को रखना अपने से दूर, क्योंकि जीत का कभी कोई विकल्प नहीं होता। तो बच्चों, कुछ भी करना है, हारना नहीं है, फोड़ के आना है, हारना नहीं है। ठीक है बच्चों, ओके, वेरी वेरी गुड विशेस फॉर योर एग्ज़ाम। तो बच्चों बस ये ध्यान रखिएगा, कॉन्फिडेंट रहिए, पॉजिटिव्स पे फोकस करिए, किसी भी तरीके का ड्रेनेज, मेंटल ड्रेनेज, इमोशनल ड्रेनेज, किसी भी तरीके का कोई ड्रेनेज नहीं होना चाहिए। जो भी आपकी एनर्जी है वो सिर्फ फोकस्ड होकर के सिर्फ और सिर्फ हाँ ये इस पे लगनी चाहिए कि आप अच्छा करके आओगे। इस कॉन्फिडेंस में आपका सबसे ज़्यादा थॉट प्रोसेस चलना चाहिए, और एग्ज़ाम टाइम के एंड मोमेंट तक आपके दिमाग में बस यही थॉट्स रहने चाहिए कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ, इससे मेरा भला ही होगा, सब बढ़िया चल रहा है। हाँ, इस चीज़ पे आप मतलब एक अपने आप के अंदर पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करके रखिएगा। टोटल आप जितने भी दिन बचे हुए हैं और एग्ज़ामिनेशन हॉल से निकलते निकलते तक आप वो पॉजिटिव वाइब्स बना करके ही निकलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इतनी सारी शुभकामनाओं का मतलब बस यही है जब आप आउटकम में भी पॉजिटिव वाइब्स लेकर के ही आ रहे हैं। तो आपने थ्रू आउट प्रिपरेशन करी, जितना था सारे एफर्ट्स आपने कर लिए हैं। अब आपका मोमेंट बस ये है कि जितना हो चुका वो हो चुका, अब बस उसका एक बार रिज़ल्ट देखना है। तो रिज़ल्ट देखने में तो क्या ही टेंशन है, बस खुश होकर के जाइए, एग्ज़ाम दीजिए और स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। थैंक यू।